अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम फ़ेस टू फेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी तक जो हैवी बम्बार्डमेंट की गई है अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर, और उनके वार हेड्स को भी टारगेट किया गया है, खारिज जजीरे को भी टारगेट किया गया है, लेकिन जहाँ पर उनकी ऑयल रिफाइनरीज या ऑयल इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट नहीं किया गया है। ये तो जो सुपर पावर कर सकता था उसने करके दिखा दिया, एक तरीके से धमकियाँ दे दी हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ईरान ने टारगेट किया है, जो उनके सुपर बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने लॉन्च किए हैं, फिर इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अभी तक उनके अपने कंट्रोल में है और यूरोप और बाकी ममालिक तक घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारे जहाज़ यहाँ से गुजर जाने दे। अमेरिका को छोड़कर अब वो डायरेक्ट ईरान के साथ खुद से अपनी डीलिंग करने को तैयार है। तो दैट इज़ अ वेरी क्लियर पिक्चर कि अभी तक इस जंग के अंदर फातेह कौन है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ईरान के एक्शंस वो खुद बता रहे हैं कि इस टाइम पे सारे का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है। यहीं से हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। मैं अपने गेस्ट की तरफ चलती हूँ। खालिद चिश्ती साहब एयर कमोडोर रिटायर्ड हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपको भी वेलकम। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, आपको भी वेलकम। लेकिन सबसे पहले मैं खालिद चिश्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी। हमारे नाजरीन को सबसे पहले ये समझा दें कि पहले तक तो ईरान अभी अपने छोटे मोटे मिसाइल और ड्रोन्स उनके ज़रिए टारगेट कर रहा था, और उनके एंटीसेप्टर्स जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स के थे वो उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उनके वो तो ख़त्म कर दिए हैं। ईरान अब गेम खेल रहा है जो अपने सुपर बैलिस्टिक मिसाइल जो उसने लॉन्च किए हैं कल 30। सबसे पहले तो इनकी अगर आप समझा सकें हमारे व्यूवर्स को ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और अभी तक ईरान की आर्टिलरी में इससे ज़्यादा मज़ीद क्या स्ट्रॉन्ग इनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि इजराइल या अमेरिका काबू में नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया फिजा, आपने इनवाइट किया। देखिए, दोनों जो पहला राउंड चला है जंग का, तकरीबन 10 से 11 दिन जब चले थे, तो वो ईरान ने बुनियादी तौर पर जो मिडल ईस्ट के जितने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम थे, ख़ास तौर पर पैट्रियट को फोकस किया, यानी उनको लेयर किया अपनी तरफ से। $20,000 का एक शायद ड्रोन फेंका जब उनके $4 मिलियन का पैट्रियट फायर करवाए, वो नंबर 1। और ज़ाहिर है मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था प्रोलॉन्ग होना जंग को, इसलिए इधर कोई स्टॉक पाइल है भी नहीं था। इसी वजह से वो प्रेशर बिल्ड हुआ, आपने नोट किया। और ईरान को जब ये महसूस हुआ कि उनके पास डिफेंसिव जो काउंटर मेजर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक के अलावा जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन वाले मिसाइल्स हैं, वो लिमिटेड होते जा रहे हैं और उनको दूसरे इलाके से, दुनिया के दूसरे इलाकों से डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, तो उन्होंने और ज़्यादा एस्केलेट किया। ऐसे इकोनॉमिक हब्स को टारगेट किया कि उनके अगर कोई वेपन्स रह गए हैं तो उनको भी डिप्लीट किया जाए, या कम से कम उनकी तादाद को बहुत कम कर दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि जो ईरान ने इजराइल पर जो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंकने शुरू किए, वो पिछली जंग और इस जंग में थोड़ा सा फर्क है कि उन्होंने मिक्स बैग भेजने शुरू किए हैं। उन्होंने स्टैगर नहीं किया, उन्होंने साइकिल 1 2 3 नहीं किया कि पहले लेस एक्सपेंसिव पे मोर एक्सपेंसिव पे मोर एक्यूरेट। इस दफा उन्होंने किया मिक्स बैग किया। मिक्स बैग का मतलब ये होता है कि एक यहाँ से वॉली जाएगी 100 मिसाइल्स की, उसके अंदर 60-70 के करीब रूडिमेंट्री लेस एक्यूरेट इकोनॉमिकल मिसाइल्स होंगे। उसके अंदर उन्होंने 5-10% अब परसेंटेज मेरा अपना गैस है, तकरीबन डिकॉयज भेजने शुरू कर दिए। डिकॉयज ये होते हैं जो डमी होते हैं, सिर्फ सिग्नल रेडिएट करते हैं रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को। वो एक्चुअल उसके अंदर ना वॉरहेड होता है ना वो कोई नुकसान पहुंचाते हैं। वो एक मोस्ट इकोनॉमिकल डिकॉयज हैं जो इन्होंने अपनी तरफ और ज्यादा वेपन लेयर किए, और उन्हीं के अंदर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने मोस्ट एक्यूरेट, लीथल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी उसी पैकेज के अंदर भेजे हैं। अब हाइपरसोनिक मिसाइल होता है जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से तकरीबन 10 से 15 गुना ज्यादा स्पीड होती है, जिसका मतलब है 15,000 से लेकर 17,000 किलोमीटर तक उनकी स्पीड होती है। एक उनके अंदर एडवांटेज होता है कि वो आने वाले मिसाइल को डॉज या डिफ्लेक्ट भी कर लेते हैं, यानी उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लास्ट में इसके ऊपर ये कहूंगा कि इन्होंने ये किया है कि जो इस तरह के बैलिस्टिक मारे हैं जो सुपर क्रूज है, और उनके अंदर 80 एवरेज वॉरहेड डाल दिया है। 80 का मतलब ये है कि वो जमीन के करीब इंपैक्ट से पहले वो एक्सप्लोड करता है, उसके अंदर से 80 डिफरेंट बॉम्ब्स निकलते हैं। ये जैसे समझे तोपों के गोले निकलते हैं और वो 80 मुख्तलिफ जगहों पर जाकर गिरते हैं। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी ना, दैट्स व्हाई ईरान अभी तक उनकी सोच से 10 हाथ आ गया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये जो 1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया है उनके ईरानी लीडर्स के ऊपर, अवाम फिर भी अवाम उनको मतलब मजबूर हो गए हैं कि वो अवाम से अब मदद मांगे, तो ये तो एक बड़ा क्लियर कट आई थिंक वो है नहीं कि अमेरिका ने खुद ही ऐलान कर दिया एक तरह शिकस्त का। बाउंटी हेड आप रखते ही तब है ना किसी के सर पर बाउंटी, जब आपको पता है कि इसको हम पकड़ने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। ब्रिगेडियर साहब।
हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखे, प्रॉब्लली उनकी थिंकिंग ये थी कि जिस तरह उनको पंप किया गया था कि आपने जिस तरह वेनेजुएला में किया है तो यहाँ पे भी आप ऐसे कर लें तो इसके बाद होगा। फिर बाद में सवाल ये ईरान वाले वाकये से ये उठा रहे थे लोग कि हु कुड बी द डेलिसी ऑफ ईरान, कि ईरान में कोई ऐसी डेलिसी जिस तरह उन्हें अभी प्रेसिडेंट बन गई है, क्या इस तरह कोई यहाँ पे होगा? तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इवन फर्स्ट गो में आपने इंटायर लीडरशिप को टारगेट किया, इंक्लूडिंग रहबर को। और इनके देखें, रहबर की शहादत हुई, बाकी लोग इसमें शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद रजीम चेंज का कंसेप्ट नहीं हुआ कि ईरान इंटैक्ट रहा, क्योंकि जिस तरीके से अली खामनाई ने सिस्टम को मैच्योर किया और ऑर्गेनाइज किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड की, और आज भी आप देखें कि ईरान इंटैक्ट है। तो वो जो उनके कंसेप्ट थे, जो उनके ख्वाहिशात थे रजीम चेंज की थी, रजीम चेंज मॉडिफिकेशन की भी बात वो कर रहे थे, और फिर इसके बाद उन्होंने कहा अनकंडीशनल सरेंडर की उन्होंने बात की। फिर आप देखें कि अभी मैं सुन रहा था मार्को रूबियो और हेगसेट वो कह रहे हैं कि जी हम मिसाइल्स के पीछे जा रहे हैं, उनके लॉन्चिंग साइट्स पे जा रहे हैं, उनके प्रोडक्शन साइट्स पे जा रहे हैं, फिर उनके नेवल कैपेबिलिटी पे हम जा रहे हैं, और फिर जो रेमिनेंट्स है न्यूक्लियर साइट्स पे हम उस पे जाएंगे। सो इनके समझ लें कि उस पर एक चीज नहीं है। लेकिन ईरान देखे प्रीवेल इसलिए कर गया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं वो ईरान ने काबू कर लिया है। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप देखें दैट हैज जॉल्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी, एक वो है। फिर जो बेसिस है रीजन के अंदर, वो जो स्ट्राइक उस पर हो रहे हैं। फिर ऊपर से देखें कि एक और जो डेवलपमेंट हुई है बाबुल मंदब में, हूतीस ने कहा हम इसको अभी कंट्रोल करेंगे, वी विल नॉट जो मर्चेंट शिप से यहाँ से नहीं गुजरेंगे। सो जो टोटल कंट्रोल है रेड सी में है या पर्शियन गल्फ में है, वो ईरान के पास आ गया है। और दैट्स वाई देखें अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे कंट्रोल करेंगे। आप वहां पे जाने को तैयार नहीं है। और फिर आप देखें कि जिस तरह से वहां से तैयारी की, ईरान अपने रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, तेल भी बेच रहा है, और सिलेक्टेड चाइनीज को अलो भी कर रहा है। और लेकिन ये है कि कोई तीसरा फरीक 7,000 ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका के पास भी प्लान कोई नहीं है, तभी तो उन्होंने 5,000 फौजी मजीद ऐलान कर दिया कि वहाँ भेज देंगे, लेकिन अभी तक उनको नहीं पता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरीके से करना है। बिल्कुल ठीक, वेरी एक्सेलेंट पॉइंट। बट सब आपकी तरफ में अगर आऊँ तो ये ईरान की और बाकी सब सिचुएशन हमें समझ आ रही है, लेकिन जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पे अटैक कर रहा है, जैसे दुबई में भी अटैक हुए हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सऊदीया बड़े कम हुए हैं। तो ये जो बैलेंस जो शेयरिंग है या पावर है, आपको क्या लगता है पिलर कौन है इसमें, सऊदी अरब के अटैक बहुत कम होने पे? देखिए फिजा, पिलर तो वाजिया हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दफाई मुआहदा ना हुआ होता तो इस वक्त जो ये सुहूनी ताकतें थी ये ईरान और सऊदी अरब को लड़ा चुकी होती। अच्छा, ये पाकिस्तान ही है जिसने अभी तक कंट्रोल किया हुआ है पूरे खित्ते का बैलेंस ऑफ पावर जो है ये पाकिस्तान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है सऊदी अरब का, एंड द होल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। मैं समझता हूं जो बीच में खड़ा है और दफाई मुआहदे की वजह से खड़ा है। और आप जरा गौर करें ना, पाकिस्तान अपने एटम बम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको दिखाकर खित्ते में अमन रखने के लिए कर रहा है। एटम बम से लोग नुकसान देते हैं, जबकि पाकिस्तान उसको दिखाकर बैलेंस कर रहा है, पावर को बैलेंस कर रहा है, लोगों को चीजों को बेहतर कर रहा है। और जब मैं समझता हूं कि ये जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो जंग अभी तक नहीं हुई या रुकी हुई है या हल्की फुल्की स्लैप्ट आ रही हैं, इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। लेकिन मैं यहाँ मौके से फ़ायदा उठाकर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब से पूछना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब, खित्ता में जो जंग हो रही है बहुत मुश्किल है, आप लोगों को समझ आ रहा है, हमारी समझ से थोड़ा सा बाहर चला गया है। वजह उसकी ये है कि यही अमेरिका कहता था कि जिसने तेल लिया उड़ा दूंगा, पाबंदियां लगा दूंगा। अब वही तेल पर नरमी कर रहा है, और उस तेल की नरमी के बाद फ्रांस को देख लें, जर्मन चांसलर को देख लें, ये अब ईरान को कह रहे हैं यार खुदा दा वास्ता है आप ना हरमस से हमारे जहाज गुजरने दो। ये किसकी मदद कर रहे हैं? अमेरिका की मदद कर रहे हैं, ईरान की मदद कर रहे हैं। और ये सारी जंग आगे अगर आप ना हरमस पे ही रुक गई है तो फिर हमें यह समझाएं फिर अमेरिका बहादुर कितने खलोता है ब्रिगेडियर साहब? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि अब जो जंग आप समझ लें कि जो सेंटर है वो कंसंट्रेशन हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हो रही है, और ईरान ने अपने पत्ते बड़े सही तरीके से खेले हैं।
और जिस तरीके से आप देखें ना कि उसकी जो जोग्राफी है और जो जिस पोजीशन में है, अभी आप देखें कि मैं आपको सिंपल कि जो गल्फ, पर्शियन गल्फ को आप नदरन जो शोर्स हैं वहां पे कमांड कर रहे हैं, साउथ में इनकी पोजीशन है, उसके ऑल अलोंग द पर्शियन गल्फ है जो शोर के ऊपर पोजीशन है। इसके अलावा देखें कि उनके पास वहां पे स्पीड बोट्स भी हैं, सबमरीन्स भी हैं, और इसके अलावा जो है कि अनमैन्ड वाटर जो क्राफ्ट हैं वो जहाज से हैं, फिर इसके बाद नेवल माइंस भी हैं, और फिर इसके ऊपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अंडर द वाटर जो है पर्शियन गल्फ के नीचे और गल्फ ऑफ ओमान के नीचे टनल्स हैं, और उस टनल्स में उन्होंने मिसाइल्स रखे हुए हैं, गदर 3 ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का क्रूज मिसाइल्स हैं, तो वो वहां से निकल के भी मार सकते हैं। So totally they are controlling the Persian Gulf, so therefore आप कह सकते हैं the economy of the world जो है अब इनके काबू में आई है। So different options, अभी ईरान अमेरिका की कोशिश थी, देखें ये माइनिंग उन्होंने 1988 में स्पेशल जब वो जो वार हुई थी इराक के ईरान के साथ, तो उसमें भी इन्होंने माइनिंग की थी। उस वक्त अमेरिकन ने कोशिश की थी कि कुछ जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने के लिए, वो मुमकिन अभी इनके पास बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको पता है द मोमेंट वो इसमें आएंगे उसमें फंस सकते हैं। सो एक ऑप्शन ये वर्कआउट कर रहे थे, वो खरक आइलैंड की हमने जो बात की है कि इसको, या एक ऑप्शन था कि इसको हम डैमेज करेंगे, तो एक दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड ये है कि इसको फिजिकली ऑक्युपाई करें, दैट इज वन थिंग। दैट्स वाई एक खबर यही है कि मेरीन्स 5000 आ रहे हैं, दैट कुड बी ए पॉसिबिलिटी। या एक और ऑप्शन पे ये डिस्कस हो रहा है कि जितने पोर्ट्स हैं ईरान के उन पे ट्रुप्स उतारे जाए, उनको ब्लॉक किया जाए, उनको माइन किया जाए, उनको टेक ओवर किया जाए, तो इस तरह की इतना चीजें आसान होगा ये तो अमेरिका को सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस पर बात यही है ना कि ईरान ने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, अमेरिका स्टिल अभी गौर ही कर रहा है कि आगे ऑप्शंस क्या होंगे। लेकिन उनके 5 रीफ्यूलिंग तैयारे जो सुल्तान एयरबेस पे थे उनको टारगेट किया गया है। डिटेल डिस्कशन करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक के बाद। खुशामदीद। जैसे मैं पहले बता रही थी कि प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है वहाँ पर जो रिफ्यूलिंग तैयारे, और आपको पता है कि जो एक तैयारा होता है वो $बिलियन का होता है। पहले ऐसे हुआ कि 3 से 4 तैयारे उन्होंने कहा फ्रेंडली फायर की वजह से वो हो गया, जो JF-15 थे अमेरिका के, इस खबर को भी दबा दिया गया। लेकिन अब ये खबर है कि ईरानी अटैक में जो ये तैयारे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे एयरबेस पर, उनको तकरीबन 5 ऐसे तैयारे हैं जिनको टारगेट किया गया है और वो डैमेज हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड ईरान ने तो सिर्फ रनवे पे तैयारे पेंट कर दिए थे, और पेंट किए हुए तैयारों को उन्होंने कहा कि हमने जो इतने एक्सपेंसिव बैलिस्टिक मिसाइल से वो तबाह कर दिया। तो ये है जंग की स्ट्रेटजी। मैं चिश्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी। इस टाइम पर जो ईरान की स्ट्रेटजी है ना, दैट इज़ अनमैचेबल। चाहे फिर वो रशिया हेल्प कर रहा है या हेल्प कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन जिस दिमाग से और जिस सोच से ईरान लड़ रहा है ना, तो ये अमेरिका ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी तक आपके अंदाजे के मुताबिक ये जैसे तैयारे हो गए, एंटीसेप्टर्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, ईरान तो तबाह हो ही रहा है, अमेरिका को कितना नुकसान पहुंच रहा है? और अगर ये जंग कंटिन्यू इसी तरीके से रहती है तो क्या अमेरिका कोई सरप्राइज, कोई जैसे B-2 बम्बार्डमेंट या और मजीद क्या इनके तैयारे हैं? डूम्सडे भी उन्होंने निकाल लिया, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि अमेरिका सरप्राइज दे सकता है? ईरान ने बड़ी रेजिलियंस भी दिखाई है, कमबैक भी किया है, और इतनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर रहा है GCC मुल्कों के ऊपर कि अब देखें कि अंदर से भी शोर शुरू हो गया। और एक तो अभी बहुत ब्लेसिंग हुई है, और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा मेजोरिटी की GCC कंट्रीज के लीडर्स को कि उन्होंने रिफ्रेन किया है ईरान को इंगेज करने पर और हिट बैक नहीं किया। अगर ईरान पर वो हमला कर देते खुद काउंटर, तो सबसे ज्यादा खुश तो इस पे नेतन्याहू होता, नंबर 1 के मुसलमान मुल्कों को आपस में एंगेज करा दिया। अभी उन्होंने क्योंकि रिफ्रेन किया है, तो जाहिर है एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट तो अमेरिका भी दे रहा है, ऑल्दो उसका बिल तो बाद में यही मिडिल ईस्ट के लोग ही देंगे जितनी फायरिंग हुई है उन पर। लेकिन बजाय हमने ये साबित कर दिया, ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट उसने होम क्रॉस कर दिया। उसने कहा है कि ये जो आपने बेसिस दिए हुए थे, ये लायबिलिटी आपकी ज्यादा थे और आपका एसेट कम थे। यानी कि जितने आप वनरेबल खुद हो गए हैं इन बेसिस पर रखने पर, वो ना रखते तो शायद आप ज्यादा सिक्योर रहते। वो नंबर 1। तो आई थिंक बहुत कामयाब स्ट्रैटेजी इसलिए जा रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का देखिए जो वो कंट्रोल कर रहा है। अभी देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तीसरे दिन कहा कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे और हमारी मर्जी से शिपिंग जाएंगे। आज 14वां दिन हो गया, 13वां-14 दिन, तो अभी तक सारे मैं इटली और यही फ्रांस एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि सुपर पावर अपने आप को कहता है, अभी कोई ऐसी चीज़, आई एम श्योर आपको तो ज़्यादा पता होगा, कोई ऐसे मिसाइल, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका के पास स्टिल है बट दे आर रिलेक्टेंट टू यूज़ दैट?
नहीं, अमेरिका के पास जो कार्ड थे वो कर दिए। Fair एक enough. चीज रोक रही है, जो आप दिलचस्प बात है, जो शायद मैं रिसर्च करके मुझे अभी पता लगा है कि अमेरिकन लॉ प्रोहिबिट करता है यूएस नेवी को किसी और फ्लैगशिप को एस्कॉर्ट करने से। ये बड़ी दिलचस्प बात है। Okay. अमेरिका पहली दफा एक दफा टैंकर में किया था वॉर के अंदर इन्होंने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जमाने में, लेकिन फिर इन पर बहुत एतराज उठे थे कि इन्होंने लॉ की वॉलेशन की है, इनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी जो नहीं मिल रही। अब आप देखिए कि रिट किसकी है। मैं अक्सर बात करता हूं, मैं पहली दफा आपके प्रोग्राम में ये इस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं कि देखिए सी के ऊपर और खास तौर पे अपनाए हार्मोज के ऊपर दो तरह का कंट्रोल हो सकता है। ये ओवरऑल समंदर पे भी अप्लाई होता है, लेकिन एक एरिया में भी हो सकता है। ये बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया का मतलब ये होता है कि पानी कोस्ट के पास गहरा नहीं है। ये जो हम 35 किलोमीटर सब लोग बातें करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज चौड़ा है, तमाम का तमाम शिपिंग के लिए फिट नहीं है, डेप्थ कम होने की वजह से। सिर्फ 10 किलोमीटर का कॉरिडोर है जिसके अंदर शिपिंग लाइन गुजर सकती है। नंबर 1 ईरान के लिए फोकस्ड है टारगेट करना उनको। नंबर 2 उनके जो ब्रिगेडियर मसूद भी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा मिसाइल्स पोस्टल भी रखे हुए हैं। उनके पास एक राद मिसाइल है 350 किलोमीटर दूर फायर करता है, 500 किलो का वॉरहेड उठा के ले जाता है। ये एंटी शिपिंग है, वो उन्होंने कुछ यूज भी किया है मेरा ख्याल है। दूसरी बात उनके पास जिसकी हम कम बात कर रहे हैं वो अनक्रू अंडर वाटर अटैक व्हीकल्स हैं, UUAV इसको कहते हैं। वो एक मिनी स्कूटर सा होता है, समझे, ये होता अंडर वाटर है, उसके ऊपर एक छोटा सा टॉर्पीडो लगा होता है जो एंटी शिपिंग होता है। तो ये होता अंडर वाटर है, इसमें क्रू कोई नहीं होता, समझे, रिमोट कंट्रोल है, ये कामकाजी ड्रोन है अंडर वाटर। तो ये जाकर जब शिप को हिट करता है, जाहिर है फ्रॉम द बॉटम ये बहुत डैमेज पहुंचाता है। ये बात तो समझ आ रही है कि ईरान जो कह रहा है कि हम तो 40 साल से जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है रियलिटी में वो कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, अभी जंग की तैयारी ईरान तो कर ही रहे थे, लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं कि अभी अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं शायद रिजीम चेंज वहाँ पर हो जाए, क्योंकि बगावत की आवाज़ें वहाँ से भी आ रही हैं। या तो 2 हफ्तों के अंदर, ये अमेरिकन एम्बेसडर कह रहे हैं, एक्स, वो कह रहे हैं या तो हो जाएगी ऐलान जंग ईरान के साथ अमेरिका कर देगा, या फिर ट्रंप के खिलाफ ही बगावत आ जाएगी। ये बहुत अलार्मिंग होगा। जी हाँ, देखें, और जो अप्रूवल रेटिंग है, और अभी भी रिसेंटली जो लेटेस्ट है कि ऑलमोस्ट इट इज 60% जो अमेरिकन है वो अपोज कर रहे हैं इस जंग को। और फिर वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हुज वार वी आर फाइटिंग फॉर। और फिर अभी देखें ना, जिस तरह ट्रम्प ने कहा, और फिर ट्रम्प ने भी क्या, उसने मार्को रूबियो ने ये कहा कि अब भाई, उससे सवाल किया कि आप जंग में क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि भाई इजराइल हमला करने वाला था, तो वी वांटेड टू प्रोटेक्ट, हमारे जो इंटरेस्ट था, जो हमारे बेसिस थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें आना पड़ा। मतलब ये सवाल एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई लॉजिक इसमें नजर नहीं आ रहा है। और फिर इसी तरह ट्रम्प ने भी कुछ डिफरेंट बात की, पीट हेगसेथ डिफरेंट कुछ कह रहा है। तो लेकिन ये है कि इनको नेतन्याहू खींच के ले आया, अब इसमें आके ये फंस गए हैं। दैट्स वाई देखें कि अब ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किलात है। मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है, तो अगर ये हालात वाकयात हैं अंदर से पब्लिक, आप देखें ना, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं अंदर अमेरिका के अंदर इस जंग के खिलाफ। और जिस तरह बॉडी बैग्स जितने जो वापस जाएंगे तो इसके भी इम्प्लीकेशंस होंगे। और फिर उसके बाद देखें कि ट्रम्प में लूज, वो जो कांग्रेस में उनकी मेजॉरिटी है, बहुत कम मेजॉरिटी है, अगर वो हाथ से निकल जाती है तो फिर तो इनकी अल्टीमेटली इम्पीचमेंट की बात हो सकती है। और जिस तरह एप्स्टीन फाइल भी, इट इज हैंगिंग सोर्ट इनके सर के ऊपर से। सो बहुत सारे मुश्किलात है। तो लेकिन मेरे ख्याल में एट द सेम टाइम ये नेतन्याहू के लिए भी मुश्किलात है, क्योंकि इस साल इलेक्शन उधर भी होना है, उससे भी ये सवाल होगा ना कि क्या है, क्योंकि अभी देखें ना, वहाँ तो ब्लैक आउट है, कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे इतलात आ रही हैं कि जिस तरीके से जाके मिसाइल हिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उसके लिए मुश्किलात है। सो मेरे ख्याल में अब सेफ एग्जिट के लिए आप देखें रिक्वेस्ट हो रही है पुतिन को कि वो दरमियान में बेल आउट करे। लेकिन मेरे ख्याल में नेतन्याहू, पुतिन इज एंजॉयिंग कि वो खुश हो रहे होंगे कि इनको मार पड़े, जिस तरीके से यूक्रेन पे अमेरिका सेफ एग्जिट जरूर मांग रहा है, लेकिन नेतन्याहू सेफ एग्जिट नहीं मांग रहा। वो तो कह रहा है कि ठीक है अमेरिका तो इसमें रहे, लेकिन आपकी बात ठीक है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो है ना वो लटकती तलवार है। बट साहब, ये जो अब अगर बात करें कि फिर अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या है, सेफ एग्जिट, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि अमेरिका को सेफ एग्जिट चाहिए, वो तो बूट्स ऑफ ग्राउंड की तरफ आ रहा है, 5000 नए फौजी ले रहा है, तो ये सेफ एग्जिट होगा। ठीक फरमा रहे थे ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इससे पहले मैं 2 बातें ज़रूर करूंगा। पहली बात तो ये करेंगे ना, ये करना चाहता हूं कि आप ज़रा गौर करें, ईरान इस वक्त डट कर मुकाबला कर रहा है, और अगर इसके पास फजाइया होती तो खुदा की कसम इस वक्त नक्शा ही तब्दील हो चुका होता। आज पाकिस्तान के पास मजबूत फौज के साथ साथ एक इंतहाई उम्दा फजाइया है, और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, इसका सर अगर फ़ख्र से बुलंद है
तो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की वजह से है। ईरान के पास इस वक्त फ़ज़ाइया नहीं है, फिर भी लड़ रहा है। दूसरी बात, अगर जो आप बूट वाली बात कर रही हैं तो आप गौर करें कि ईरान का रकबा जो है वो 15 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है, कोई छोटी आबादी नहीं है। उनकी आबादी तो 8 करोड़ 80 लाख तक जा रही है। अब जब 8 करोड़ 80 लाख की आबादी जा रही है तो जोग्राफियाई तौर पर अगर आप नोट करेंगी, पहाड़ी इलाका है, शहरों में लड़ाई तवील और बड़ी महंगी साबित होगी। अमेरिका को कोई इतनी सस्ती नहीं है जो उसका एरिया है। लेकिन इसके बावजूद मेरी मैंने जो स्टडी किया है, नेतन्याहू को शदीद तकलीफ हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से ज़मीनी कार्रवाई जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। तो फिर शायद ट्रंप आने वाले दिनों में मुख्तसर अहदाफ लेकर इस पर हमला कर सकता है, बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है आपने जाना है ब्रेक पर, और मुझे जाते जाते ना ईरान और अमेरिका की काफ़ी सारी बातों के साथ थोड़ी सी तशनीगी रह गई है, और वो रह गई है अफगानिस्तान की। काबिल एहतराम खालिद चिश्ती साहब, ड्रोन आ गए हैं पाकिस्तान में। वो ड्रोन कहाँ से आए हैं पाकिस्तान में? अफगानिस्तान इतनी दूर है, कहाँ से उड़े, कहाँ पर पहुंचे, कैसे वो पहुंचे? ड्रोन की कहानी आवाम सुन सुन के थक गई है और समझ दुनिया को नहीं आ रही। मेरे पाकिस्तानी आवाम को ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि वो ड्रोन इतनी दूर अफगानिस्तान से यहाँ तक कैसे पहुंच गए, कहानी क्या है खालिद चिश्ती साहब ड्रोन की? बट साहब, अभी ऑफिशियली तो मेरे पास अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जितने वो छोटे ड्रोन हैं वो बहुत ज़्यादा, ना उनको रनवे चाहिए होता है, ना उनको कोई बहुत बड़ा लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। वो छोटी सी एक मिनी वैन जो होती है, वहाँ के उसके अंदर भी अगर रैक में जैसे स्टैक किए होते हैं उस तरह लॉन्च हो जाते हैं। आपने ईरान का देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में, जैसे इनका वो शाहिद ड्रोन है वो इस तरह फायर हो रहा है, हालांकि शाहिद ड्रोन से ये छोटे हैं और ये उस तरह केपेबल भी नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने बुनियादी तौर पर एक रिजॉल्व दिखाने की हमें कोशिश की है, वो भी ज़ाहिर स्पॉन्सर्ड है। और दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं इसके अंदर के अंदर से फायर किया गया हो पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके से जहां पे टेररिस्ट का कोई होल्ड हो टेम्पररी, वहां उन्होंने कहीं ऐसा कंट्रोल किया हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड आपको लॉन्च चाहिए होता है। इसको आपको घंटों नहीं चाहिए होता है, आप मिनी ट्रक से सिर्फ इसको स्टैंड पे लॉन्च करते हैं, इसमें को रोल तो करना नहीं होता, ये स्ट्रेट अवे अपना प्रोपेलर चल पड़ता है इसका और ये हवा में एयरबोर्न हो जाता है, क्योंकि लाइट वेट बहुत होता है। अब जो इसका मुआयना हो रहा है, इसकी इंस्पेक्शंस और डिटेल्ड एनालिसिस जिसको कहते हैं ना पोस्टमार्टम हो रहा है, दोनों का, एक रूट का भी और इसका जो वेपन्स, इसकी मशीनरी और सारा कुछ है। तो जो ही मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपसे शेयर। ब्रिगेडियर साहब, मैं क्विकली आपकी तरफ आऊंगी इसी टॉपिक पे। अब अफगानिस्तान शरारत करके ऑलरेडी हमारे साथ इंगेज तो है, ये एट द एंड पीछा ही है जो कि ये अफगानिस्तान से सब कुछ करवा रहा है, एक तरह से प्रॉक्सी वॉर। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका कैपिटल है, फिर फैसल मस्जिद की तरफ जाना और एक तरफ इस्लाम की बात करने, टारगेट फैसल मस्जिद थी, उस सेंटोरस की कभी बात करते हैं। देखिए ये रूडिमेंट्री ये ड्रोन्स थे, इम्प्रोवाइज किस्म के ड्रोन्स थे बेसिकली। इसमें रिपोर्टिंगली बताया जा रहा है मोटरसाइकिल का जो इंजन उस तरह का लगा हुआ था और इसके कुछ एक्सप्रेसिव साल लगा हुआ था, और ये लाइकली था कि पाकिस्तान के अंदर से ही बॉर्डर रीजन से वहाँ से ये लॉन्च हुआ था। लेकिन सिंस पाकिस्तान ने देखें दोनों को जो आए थे, आपके एयरफोर्स भी आप एक्टिव थी, उन्होंने भी गिरा दिया था और बाकी आपने सॉफ्ट टेक्निक भी यूज़ की थी। बट एट द सेम टाइम कल हमने फिर उनको जवाब भी दिया था। हमने जब पक्तिका में जो स्ट्राइक्स किए, इनके शेरनाव टेररिस्ट कैंप था वहाँ पे जाके स्ट्राइक्स किए हैं, और कंदहार में किए हैं, काबुल में किए हैं, तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की जो था सिक्योरिटी फोर्सेस है, दे विल डिफेंड द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे वो शायद 136 में लेके आ जाएं। पाकिस्तानी जो हमारी एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत एक्टिव है और वो तैयारी की हालत में है। तो पाकिस्तान विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे तैयारी की हालत में गया, हम फुल ऑन तैयार हैं। थैंक यू सो मच। हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे और यही बात है कि मशरक़ वस्ता के अंदर इतनी सूरत हाल है, ईरान और ऑलरेडी हालत जंग में, अब अफगानिस्तान जो हमसे शरारत कर रहा है तो उसको हम सेफ एग्जिट आसानी से नहीं देंगे। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, डिटेल हमने डिस्कशन किया कि क्या क्या चेंजेस जंग के हवाले से पूरे खित्ते में आए हैं, लेकिन सिर्फ जो स्टेबिलिटी है या फिर चेंजेस हैं सिर्फ वही नहीं है, अब आगे की सूरत हाल क्या होगी और इसके अलावा जो मशरिक़ वस्ता है, क्योंकि इस टाइम पे ईरान ही है जो कि डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने जा रहा है नियर फ्यूचर, या फिर जो दोबारा खित्ते का एक रीशेप रीस्ट्रक्चर होगा तो उसको किस तरीके से किया जाएगा। ये सब कुछ इस टाइम ईरान के हाथ में है, क्योंकि इस टाइम पे बाकी सुपर पावर्स तो ईरान के आगे बेबस नज़र आ रही हैं, लेकिन खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड
करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि माहिर अमूर हैं मशरिक़ मंसूर जाफर साहब, जिनको आप अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं विद एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज शो। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये क्लियर कर दीजिए कि अभी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, कभी यूरेनियम अफसुर्दगी पर अमेरिका ने कहकर अटैक किया, फिर उन्होंने सलीबी जंगों का कह दिया, और अब तो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि आइंदा 1-2 हफ्ते के अंदर ऐलान कर दिया जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, अवाम बाहर निकले। यही बयान नेतन्याहू दे रहा है, यही बयान ट्रंप दे रहा है। तो आप किस तरीके से इस खित्ते की पूरी बदलती सूरत हाल को देख रहे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी का ताल्लुक है, इस जंग के आगाज से ही उन्होंने इसको नॉन स्टार्टर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ तक आपने जिक्र किया रिजीम चेंज का, यकीनन वहाँ रिजीम चेंज हुई है। इस वक्त अली खामेनेई की जगह उनके साहबजादे मुश्तबा खामेनेई मौजूद हैं। ये रिजीम चेंज ही है और क्या चीज़ है। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि रिजीम चेंज में फ़लाँ बंदा आए फ़लाना आए, तो उनका ये मुतालबा पूरा कर दिया गया है। तो लिहाजा अब अगले नुक्ते पर आ जाइए। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से उन्होंने जिस तरह के ऐलानात किए और उसके बाद बड़े तमतराक से उन्होंने जो बमबारी की मुख्तलिफ उनके जौहरी तनसीबात पर, वहाँ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी कि जिससे वहाँ से कोई ताबकारी का अखराज हुआ हो, जो इस बात का बैन सबूत है कि वहाँ पे अफजूदा यूरेनियम की उस हद तक तादाद मौजूद नहीं थी जिससे ताबकारी होती है इस नौइयत के कार्रवाइयों के बाद। तो तीसरी बात उनका जो है यानी हर तकरीबन आप कह लीजिए एक मरहले के बाद वो अपना नया गोल पोस्ट, अपना एक नया मिशन हुकूमत बहुत जल्द गिर जाएगी। ये जो अभी भी हुकूमत है ये अवाम सड़कों पर निकले बहुत जल्द गिर जाएगी। जी जी, उनके कहने पे नहीं निकलेंगे। यकीनन ईरान के अवाम जो हैं बाशऊर हैं, बाखबर हैं और अपने मारूजी हालात के मुताबिक वो रिएक्ट भी करते हैं। आज वो तमाम के तमाम ममालिक GCC कंट्रीज़ बशमूल सऊदी अरब इस वक्त ईरान के रहमा वरम पे दिखाई देते हैं। उनकी जो ऑयल की इंडस्ट्री से लेके उनकी पूरी सप्लाई चेन जो है इस वक्त तितर बितर हो चुकी है। और वहाँ पे जो एक बड़ा ही सियाहत का, मईशत का और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट का एक जो बूम क्रिएट किया गया था, वो आपको इस वक्त बिल्कुल बबल की तरफ फटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अहम पॉइंट है। मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर दें कि इस टाइम पे अमेरिका, इसराइल कितनी भी बढ़के मार ले कि हमने जंग ख़त्म कर दी, हम ऐलाने जंग करने वाले हैं, इस टाइम पे यूरोप, इटली, फ्रांस ये घुटने टेकने पर मजबूर है ईरान के कि हमारे जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर जाने दें, नहीं तो तबाही हो जाएगी हमारे मुल्क में इकोनॉमिकली। जी यकीनन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी मईशत का भट्टा नहीं बैठेगा, क्योंकि जो उनके अवाम की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, जिसमें जो पेट्रोलियम यानी तेल और गैस दोनों यहीं से गुजर के जाते हैं, और ख़ास तौर पे यूरोप का तो सबसे ज़्यादा जो गैस पे रिलायंस है वो यहीं इसी खत्ते से जाती है। हम खुद भी यकीनन एक बेनिफिशरी हैं इस पूरे सेटअप के, और हम पर भी इसकी एक जिसे कहना चाहिए हिद्दत और हरारत जो है वो मनफी अंदाज में पहुंची है, जिसकी वजह से आपने देखा कि जंग के पहले ही दिन, बल्कि उससे उन्हीं टाइमिंग के अंदर अंदर हमने भी पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो बढ़ाई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी एक अनरेस्ट जो है ख़ास तौर पे जो कीमतों में इजाफे और इसी नौइयत की चीज़ों का देखने को मिला। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा आप देखिए कि इस वक्त यूरोप ही सबसे ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व है, ख़ास तौर पे जो मैकरॉन हैं, उन्होंने न सिर्फ जो इस वक्त लबनान पर इसराइल के हमले जारी हैं वहाँ पर इसराइल को एक धमकी लगाई है और उसको ख़बरदार किया है कि वो लबनान पर हमले बंद करे, और साथ ही उन्होंने चीन के साथ मिल के मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की है कि इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो किए जाएँ। तो अब ये सारी वो सिचुएशन है कि जो मैं समझ रहा हूँ कि एक डिप्लोमेटिक मूवमेंट की तरफ निशानदेही करती है। लेकिन क्योंकि आपके इल्म में है कि जंग जिन कुव्वतों ने शुरू की है वो माजी में भी इस बात से खाइफ रही हैं बहुत ज़्यादा कि उन्हें कम अज़ कम अपने इस नौइयत के जो आकबतना अंदेश फैसले हैं, इसकी कोई ऐसी कीमत अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में ना देनी पड़े कि जिसके नतीजे में उनका अपना इक़्तिदार, उनके अपने यहाँ ही रिजीम चेंज हो जाए। तो इस वक्त दोनों जो सरबराह हैं अमेरिका और इसराइल के, दोनों को इस वक्त ये खतरा लाहक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने मिड टर्म इलेक्शन के हैं एग्जैक्टली, और उधर नेतन्याहू के भी इलेक्शंस हैं। एब्सोल्युटली यही बात है। उसको करप्शन जी जी, मैं भट्ट साहब की तरफ आऊँगी, भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, ये बहुत अहम पॉइंट है कि वो तो ये ना हो कि रिजीम चेंज करते करते वहाँ उनकी अपनी रिजीम चेंज हो जाए, क्योंकि ट्रम्प के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है अमेरिका के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वो दे गोना टेस्ट देयर ओन मेडिसिन? देखें फिजा, रजीम वाली बात तो ठीक है, आप ज़रा 2-3 इसकी डेप्थ में थोड़ा सा जाए ना।
ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कह रहा है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है और ईरानी हुकूमत इसके बावजूद गिर जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। अच्छा, पंजाबी में हम इसको कहते हैं वो तड़ी करा रहा है। वो तड़ी कराने के साथ साथ फिर आ गया दुआ फकीरा रहम अल्लाह, बंदे बुला लिए कि अल्लाह मियाँ मेरे से रहमत कर, मेरे हाथ से तो चीज़ें निकल रही हैं। फिर वो आ गया धमकियों पर, आज मैं ईरान को तहस नहस कर दूंगा, मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये भी नहीं हुआ। फिर वो आगे, अब गौर करें जरा बात पे, $10 मिलियन इनाम की बात कर रहा है। अगर 10 की बात मिलियन डॉलर की वो कर रहा है, इसका मतलब है चीजें उसकी हाथ से निकल रही हैं। जब बंदा खुद मार सकता होता है तो फिर बंदा खुद मारता है, और जब चीजें लोकेट से लोकेशन उनकी बढ़ चली जाती है फिर बंदा तरले मिनते पे आ जाता है। मैं इन्ने पैसे दियांगा, तुसी मैंने फाड़ के दे दियो, मुझे लोकेशन दे दियो, मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी तक ना, ये डे बाय डे अमेरिका की नीचे जा रही है। लेकिन मुझसे ज़्यादा समझदार और इस काम को समझते हैं मंसूर जाफर साहब। मंसूर भाई, आपने अभी एक फिक्रा इस्तेमाल किया अपनी गुफ्तगू में कि अमेरिका ने रजीम तो चेंज कर ली, टारगेट तो अचीव हो गया। अगर उस चीज़ को मैं सवाल बना लूँ और आपसे ये पूछ लूँ कि अमेरिका अब डे बाय डे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खुद भी फंस गया है, तो रजीम उसने चेंज कर ली है आपके बकौल? अगर रजीम चेंज कर ली है तो क्या अमेरिका को इस वक्त स्किन सेव करने के लिए, जंग बंद करने के लिए हालात मिल चुके हैं मंसूर भाई? देखिए जी, ये फैसला भी यकीनन इसराइल और अमेरिका ने मिलकर करना है कि अपने अवाम को वो आया इस नौयत की जो ट्रॉफी, जो चंद लाशों की सूरत में और चंद तबाही और बर्बादी के विजुअल की सूरत में आया, इससे उनके अवाम मुतमईन हो जाएंगे कि उनके टैक्स पेयर मनी जो है उसको जिस ब्रूटल अंदाज में इंसानियत की और ख़ास तौर पे लोगों की तबाही और बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया, अगर इसी का नाम विक्ट्री है तो अमेरिका को ये विक्ट्री मुबारक हो और वो अपने लोगों को कायल और मायल करेंगे कि हमने आपके लिए जो ख़तरात थे वो दुनिया भर से कम कर दिए हैं। अब उसका नतीजा देखिए कि उनकी इस इक़दामात के नतीजे में पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइली इस वक्त एक्सपोज्ड हैं, और वो ईरान ने और तमाम मज़ाहमती क़ुव्वतों ने इस वक्त अपने लिए एक जायज़ हदफ करार दे रखे हैं। आज भी आपके इल्म में होगा कि बगदाद में जो अमेरिकी सफारत खाना है वहाँ पे हमला हुआ है। फिर इसी तरीके से जो इनका इराक़ के अंदर जो एक नीम खुद मुख्तार इलाका है वहाँ पे भी इसी अंदाज से उनके सफारत खाने पर हमला हुआ है। अब इस वक्त अमेरिका जो भी इक़दाम कर रहा है, जो ताज़ा तरीन हमाकत अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर की है कि उनकी तरफ से ये धमकी दी गई, बल्कि कार्रवाई की गई कि जो उनका एक आइलैंड है करेज के नाम से, वहाँ पे ऑयल रिच इलाका है, तकरीबन 90% तेल की प्रोडक्शन और रिफाइनरीज उसी इलाके के अंदर है। और वो आप समझ लीजिए ईरान की जो पेट्रोलियम लाइफलाइन है, उनकी एक ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अब उन्होंने उस पर जो, और ये तमाम का तमाम इलाका जो है ये पासदाराना इनकलाब की डायरेक्ट सिक्योरिटी के अंदर काम करता है। कलामी की माजरत चाहता मंसूर भाई, फिजा मेरा ख्याल है ब्रेक पे जा रही हैं, मैं आपसे शार्प इसका जवाब लेना चाहता हूं। आप समझते हैं अब इस चीज का इख्तिताम क्या है? अमेरिका वहां से निकल जाएगा? ये जंग को आप एंड ऑफ द वार क्या देख रहे हैं मंसूर भाई? देखिए जी, अभी तक शायद अमेरिका को कोई सबक हासिल नहीं हुआ। वियतनाम का मंजरनामा उनके सामने है, दबा के भागने का मंजरनामा उनके सामने है, और 20 साल जूते खाने के बाद अफगानिस्तान से दुम दबा के भागने के मंजरनामे शायद अभी उनकी तसल्ली नहीं हुई। अभी उन्हें मज़ीद इस इलाके में उनके मफादात पे और उनके अहदाफ पे हमले ज़रूरी हैं। उसके बाद ही अमेरिका को शायद ये होश आएगा, और उसके तर्कश में जब मज़ीद इंटरसेप्टर बाकी नहीं रहेंगे, और इसी तरीके से जो खित्ते में वो लोग जो उनको अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला समझते, जब वो उनके आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे कि भाई अब आप हमारी जान छोड़ें, हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेंगे, आपकी वजह से तो हम इस वक्त दिलीलो ख्वार हो रहे हैं। आई थिंक इस वॉर में अगर सबसे ज्यादा कोई एक्सपोज्ड हुआ है तो वो अमेरिका ही है, और ये जो एक सुपर पावर का उसने एक ढोंग रचाया हुआ था, आई थिंक अमेरिका हैज़ बीन एक्सपोज्ड। और रही बात बाकी ऐलान जंग की, वो तो अमेरिकन साबिक सफ़ीर मशवरे दे भी रहे हैं कि बस ख़त्म करें जंग का ऐलान करें कि हम जंग जीत गए और अपना बोरिया बस्तरा गोल करके वापस आ जाए, क्योंकि आपसे ये जंग लड़ने वाली नहीं है। ईरान का हौसला और हिम्मत आपसे बहुत ज़्यादा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।